एक संतुलित रासायनिक समीकरण के जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी जो रासायनिक समीकरण आप लोग बना रहे हो क्या हमारे लिए वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। ये बात तो आप पढ़ चुके हो कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया के लिए लिखा जाता है और कोई भी रासायनिक समीकरण यदि आपको दिया गया है तो उससे संबंधित उसमें आप अवस्था भी देखते हो, उसके अंदर आप ऊष्मा के बारे में भी ध्यान रखते हो। जितनी भी संभव जानकारियां आपके द्वारा दी जाती है किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर वो आप वहां देख सकते हो। तो बच्चों यही है कि हमारा ये संतुलित जो रासायनिक समीकरण है इनका वास्तव में क्या महत्व होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा समझने वाले हैं। तो देखिए इधर आपके सामने फर्स्ट पॉइंट है कि पहले तो क्या लिखा हुआ है वो देखना कि रासायनिक समीकरण के द्वारा हम लोग अभिकारक और उत्पाद के गुणात्मक रासायनिक जो भी समीकरण आप बनाओगे, भाई रासायनिक समीकरण यदि है, ये मान लीजिए आपका कोई भी रासायनिक समीकरण है, रासायनिक को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों और समीकरण को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख के चल रहा हूँ। अब मान लो कोई भी आपका रासायनिक समीकरण है तो इसके अंदर क्या होगा, एक साइड तो क्या होता है अभिकारक होता है। क्या होता है बच्चों, एक साइड तो अभिकारक होता है और एक साइड होता है उत्पाद। एक साइड क्या होता है उत्पाद। तो एक साइड तो अभिकारक एक साइड उत्पाद, मतलब रासायनिक समीकरण को लिखते वक्त हमें अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके बाद यदि हमें जब अभिकारक और उत्पाद के बारे में मालूम होता है तो हम उसके अंदर होता क्या है, भाई यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ अभिकारक और उत्पाद में अभिकारक में हो सकता है कि कोई अणु भाग ले रहा हो, क्योंकि ये भाग लेगा मान लो तो इसके अंदर परमाणु भी होते हैं। तो मान लीजिए कोई अणु ने भाग लिया और यह बनने वाला कोई भी उत्पाद है ये भी कोई अणु के रूप में मान लो या यौगिक के रूप में कोई निर्मित हो रहा है। तो यहाँ हम लोग अणु और परमाणुओं के संख्या के बारे में या उनके जो द्रव्यमान होता है उसके बारे में भी यहाँ जान सकते हैं। ये बात मैंने आपको सिखाई भी थी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को यदि आप संतुलित करना चाह रहे हो तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान करने के लिए हम निश्चित संख्या से गुना भी कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या मालूम हुआ, अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता लगता है। दूसरा, अभिकारक और उत्पाद के रूप में जो भाग ले रहा है उसके अंदर अणु और परमाणुओं की संख्या, हमें उसकी संख्या की जानकारी भी मिलती है। साथ ही साथ आप द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों अगला जो बिंदु आपको याद रखना है क्या, कि भाई अभिक्रिया में जो भी अणु भाग ले रहा है तो उसके लिए हम लोग मोल की संख्या को भी देख सकते हैं। भाई मान लो किसी अणु ने या किसी परमाणु के अंदर कोई अणु या परमाणु भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, तो वहां हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके अंदर मोल की संख्या या ग्राम या कोई भी अन्य सुविधाजनक इकाई में उसके भार को आप प्रदर्शित कर सकते हो। भाई मैंने कहा कि इसके अंदर मोलों की संख्या निकालिए, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, पहले हमें उसका अनुभार मालूम होना चाहिए। किसी भी जो भी आपको मान लीजिए NH3 दिया हुआ है तो इस NH3 जो अणु है, वैसे तो उसको हम अमोनिया बोलते हैं, लेकिन ये अणु के रूप में काम कर रहा है तो इसका पहले अनुभार निकालो। अनुभार निकालने के बाद इसके अंदर आप मोलों की संख्या को भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मोलों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है, अणु परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा परमाणु और अणु का द्रव्यमान भी हमें यहाँ से मालूम चलता है। अगला है, यदि उत्पाद और अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो उसकी मात्रा का आपस में क्या होता है, संबंध होता है। मतलब हमें पदार्थ की अवस्था के बारे में भी थोड़ा बहुत क्या होता है यहाँ मालूम चल जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, जैसे गेलू-सेक का नियम है, तो वहाँ से आपको उत्पाद और अभिकारक की जो गैसीय अवस्था है इनके मध्य संबंध देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से कोई भी रासायनिक समीकरण यदि है और संतुलित है तो उसका हमारे लिए क्या महत्व है। समझ में आया। पहला क्या था, उसके अंदर देखो ये तो ठीक है आपके समझने के लिए, लेकिन नॉर्मली आप कैसे लिख सकते हो बच्चों। पहला पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हो कि किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण से हमें उसके अंदर भाग लेने वाले अणु और परमाणुओं की संख्या, अणु और परमाणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। अणु और परमाणुओं की संख्या के बारे में आप इस प्रकार से शॉर्ट में भी लिख सकते हो, संख्या के बारे में पता चलता है या पता लगता है। ठीक है, दूसरी बात आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि कोई भी अणु परमाणु जो भाग ले रहा है उसका द्रव्यमान हमें मालूम चल सकता है। अणु और जो परमाणु भाग ले रहा है, अणु और परमाणु जो भाग ले रहा है बच्चों, उसका द्रव्यमान आप मालूम कर सकते हो रासायनिक समीकरण की है सहायता से। तीसरा, उस अणु और परमाणु के अंदर मोलों की संख्या आप निकाल सकते हो।
मोलों की संख्या भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में भी इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझना। आइए बच्चों चलते हैं अगले बिंदु की ओर, और अगला बिंदु क्या है देखिए, सेम टॉपिक है कि कोई संतुलित रासायनिक समीकरण हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। उसमें आपका है मोल और भार संबंध। क्या? मोल और भार संबंध। बच्चों अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मान लो कोई रासायनिक समीकरण आपको दिया गया है, उसके अंदर मोल और जो उसका द्रव्यमान भार है, भार जो होगा उसमें क्या संबंध होता है। तो देखो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर के किसी उत्प्रेरक की सहायता से क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। तो बच्चों एक बात देखो, यहाँ देखो ये सभी गैसीय अवस्था में है, इधर भी गैस, इधर भी गैस और इधर भी गैस। इसका मतलब यहाँ हमें अभिकारक और उत्पाद का जो गैसीय संबंध है या गैसीय अवस्था है उसके बारे में पता चल रहा है। सही है सर। इधर आइए, इधर दे रखा है नाइट्रोजन। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका एक अनुभाग ले रहा है। नाइट्रोजन का कितना अनुभाग ले रहा है बच्चों? आप बोलोगे सर नाइट्रोजन का यहाँ एक अणु है। इधर हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन, इसके आगे लिखा हुआ है 3। तो हाइड्रोजन के जो अणुओं की बात करेंगे तो कितने हैं? आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के यहाँ 3 अणु हैं। अगली बात करते हैं, इधर बना 2NH3, 2 अमोनिया के अणु बनते हैं। तो बच्चों 2 क्या हो गए? अमोनिया के अणु हो गए, ठीक है। ये अमोनिया है, क्या है? अमोनिया लिखा हुआ है। तो यहाँ अमोनिया के कितने अणु हो गए? 2। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर यदि हम इसको देखो, यदि मैं इन सभी को 100 से गुना कर दूं, क्यों किया? मान लीजिए हम लोगों ने इनको 100 से गुना कर दिया, तो यहाँ एक अणु है तो 1 गुना 100 मतलब 1 गुना 100। इधर 3 हाइड्रोजन के अणु हैं तो 3 गुना 100, और इधर नाइट्रोजन के 2 कितने अणु है? 2, तो 2 × 100। मान लीजिए हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई 100 से इनको गुणा कर दिया, सभी पक्षों को, सभी को हम लोगों ने 100 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि समान संख्या से हमने इनको गुना किया है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? इधर देखें, इसके अलावा हम 6.022 10⁻23 के द्वारा पूरे समीकरण को गुना करें तो हमें क्या प्राप्त होगा? भाई उधर तो मैंने 100 से गुना किया, ठीक है, मैंने माना कि इसको 100 से गुना कर देते हैं, हम लोगों ने नॉर्मली 100 से गुना कर दिया। इधर यदि मैं, भाई हमें पता है कि जो मोल होता है, मोल का मतलब क्या होता है बच्चों? इधर समझ लो, थोड़ा सा नाम आ रहा है ना ये मोल बार बार। तो मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब है कोई भी अणु जो दिया गया है, मोल एक पदार्थ की मात्रा को बताता है। मोल जो होता है ये पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। इसका मतलब हमें उस पदार्थ की मात्रा के बारे में ज्ञात होगा जो यहाँ भाग ले रहा है। अब अणु के रूप में है तो उसके अंदर कितने परमाणु संख्या के अंदर मौजूद हैं। अन परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए, किसी पदार्थ की संख्या निकालने के लिए, मात्रा निकालने के लिए हम लोग मोल काम में लेते हैं। तो यदि हमें पता है कि मोल जो होता है वो आवोगाद्रो संख्या के रूप में काम आता है। मोल जो होता है उसको हम आवोगाद्रो, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे आवोगाद्रो, तो आवोगाद्रो संख्या के रूप में यदि इसको काम लिया जाए तो किसी भी आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है बच्चों वो 6.023 × 10⁻23 6.023 10⁻23 होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, उधर तो हम लोगों ने 100 से गुना किया, लेकिन यदि मैं इसको आवोगाद्रो संख्या से इस समीकरण को मैं गुना कर देता हूँ 6.022 10⁻23 से, यदि मैं इसको गुना कर देता हूँ तो क्या होता है? इधर देखो, नाइट्रोजन का हमारे पास कितना था? आप बोलोगे सर एक अणु था, तो 1 गुना 6.022 या 6.023 10⁻23 प्लस 3 हाइड्रोजन के अणु थे, तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर मेरे पास क्या मिल रहा है? 2 × 6.02 करना, इसको 6.02 × 10⁻23। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, इस प्रकार से हम लोगों ने समान संख्या से, क्योंकि आवोगाद्रो संख्या जो होती है ये हर परमाणु, किसी भी अणु के अंदर परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए आप इसको काम में ले सकते हो। तो हम लोगों ने इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से रासायनिक जो संतुलित समीकरण है उसका उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर तो करेंगे, लेकिन वहाँ से हम लोग उसका महत्व भी देख पाएंगे, किस प्रकार से उसके अंदर इतने पदार्थ की मात्रा इतने अंदर मौजूद है, इतनी पदार्थ की मात्रा मौजूद है, क्योंकि मोलों की बात हो रही है। तो मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है, और पदार्थ की मात्रा किसके रूप में होती है? आवोगाद्रो संख्या के रूप में दर्शाते हैं, और इसका मान कितना होता है ये आपको याद रखना है।